Assalamu alaikum students. I am Akif from PECHS Foundation Boys College. Today I discuss the topic Special Theory of Relativity from second year Physics Chapter 17 Advent of Modern Physics. Before the discussion of Special Theory of Relativity, I describe the frame of reference. Frame of reference एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स ज़मीन पर मौजूद है तो ज़मीन उसके लिए एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी और ज़मीन के रेफरेंस से सूरज मोशन में और सूरज के स्पेस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से सूरज की गिर्द ज़मीन क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और दूसरे को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो विदाउट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी कार में मौजूद हूँ और वो कार रेस्ट में है तो कार मेरे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारे लिहाज से ज़मीन स्टिल है, रुकी हुई है, तो ज़मीन हमारे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अगर कोई शख्स किसी अपने रिश्तेदार दोस्त को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के लिए आया है, ट्रेन के अंदर उसका दो रिश्तेदार दोस्त मौजूद है, ट्रेन जब मोशन में आएगी तो बेटा जो शख्स प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है उसके लिहाज से ट्रेन और ट्रेन में बैठा हुआ शख्स आगे की तरफ मूव कर, और जो ट्रेन के कंपार्टमेंट में डब्बे में बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर चीज़ पीछे की तरफ जा रही है। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर प्लेटफॉर्म को लेंगे तो ट्रेन मोशन में आ जाएगी और ट्रेन में बैठा हुआ शख्स मोशन में होगा, और अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन के कंपार्टमेंट को ले रहे हैं तो ट्रेन से बाहर जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहते हैं? 1905 में आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया जो स्पेशली सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए थी। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेशन से निकला है और इस थ्योरी में दो ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन को रिलेट किया जाता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो रेस्ट में होता है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो मोशन में, लेकिन शर्त यह है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल ही होनी चाहिए, यानी विदाउट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। और यही प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है कि तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो विदाउट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्क्रिप्शन कह लेंगे, स्टेटमेंट कह लेंगे। बेटा पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है और ना ही एब्सोल्यूट मोशन में। तमाम बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर रिलेटिवली मोशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिहाज से सूरज मोशन में है, सन मोशन में है और ज़मीन स्टिल। लेकिन अगर आप स्पेस में होंगे तो स्पेस के लिहाज से ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और सूरज किस में आ जाएगा, स्टिल हो जाएगा। अगर हम गैलेक्सी की रिस्पेक्ट से देखें तो पूरी गैलेक्सी मोशन में है, सन भी मोशन में, अर्थ भी किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। या आप ये कह लें कि ज़मीन पर मौजूद रहते हुए अगर मैं चाँद या दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो यानी ज़मीन के रिस्पेक्ट से चाँद की पोजीशन अपवर्ड हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाँद पर जाएंगे और ज़मीन को देखेंगे तो ज़मीन डाउनवर्ड नहीं होगी बल्कि ज़मीन अपवर्ड ही नज़र आएगी, क्योंकि एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाँद के ज़मीन की पोजीशन अपवर्ड हो जाएगी।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, इसको देखिए, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। Hi. So you want a simple guide to the theory of relativity? Great, you've come to the right place. Part 1. Classical relativity. Let's start with some absolutes that we need to accept. 1. There is no such thing as absolute motion or absolute rest. Objects move relative to each other. For example, look at the truck with two kids playing catch. The truck is moving at a constant speed of 50 miles per hour, but as the kids are also moving with it at 50 miles per hour, they could easily think that they are standing still. When the children throw the ball at 10 miles per hour, they observe that the ball they have thrown is moving at 10 miles per hour. But their little brother, who is not on the truck and is standing still, has observed that the ball has moved at 60 miles per hour. He has added both the speed of the truck and the speed of the ball together. But is the little brother really standing still? No. The Earth is constantly in motion, the Sun is constantly in motion, and the galaxy is constantly in motion. Therefore, nothing is ever at absolute rest or absolute motion. Things just move relative to each other. This is classical relativity. Part 2. Special theory of relativity, time dilation. The second thing we need to accept is that the speed of light is the same for all observers. So, let's imagine a beam of light being reflected between two mirrors. Let's replicate this setup so we have another beam of light being reflected between another set of mirrors, but this time the mirrors are moving close to the speed of light. We can see in the moving set of mirrors that the beam of light is moving a greater distance. Now, let's put a couple of people into this scenario. Meet Alex. He sits inside the moving set of mirrors, and Bill sits inside the stationary set of mirrors. The speed of light must be the same for both Alex and Bill, and their light beams must hit the bottom mirror after the same amount of time has passed. But, as Alex's light beam is covering a longer distance, how is that possible? Well, the only way for that to work is if time for Alex slows down. Look at the clock hand. Notice how Alex's clock hand is moving much more slowly compared to Bill's. Time for Alex has slowed, which allows his light beam to travel a greater distance. Look at it this way. Speed equals distance divided by time. As Alex's distance is more, the value of his time must be more. Or rather, Alex's 1 minute actually turns out to be longer than Bill's 1 minute when you compare the two. Time has slowed down for Alex. This is called time dilation. This is quite a hard concept to grasp because it seems to go against what we experience on a practical level. But to understand the theory of relativity, you must stop thinking of time as a fixed unit for everyone. Time is relative. Confused? Don't worry if you don't grasp all of this immediately. Remember, it was the most brilliant scientist of the 20th century who put forward this theory, so feel free to rewatch this part of the video as many times as you need. Part 3. Special theory of relativity, length contraction. In the previous section, we spoke about how the speed of light remains the same for Alex and Bill because while the distance Alex's light beam travels is more, his time has dilated. However, distance and time don't increase by the exact same amount. In fact, time doesn't actually dilate enough to account for the speed to remain the same for both boys. Something else happens, length contraction. When objects are moving close to the speed of light, not only does time slow down, but the object itself contracts. This is called length contraction. So in this scenario, Alex and his mirrors are actually smaller than we thought, and therefore the distance the light beam has to travel is actually smaller than we thought also. In conclusion, time dilation and length contraction work together to ensure that the speed of light remains the same for both Alex and Bill. Einstein preferred to think of space and time not as two separate things, but one entity. He called it space-time.
इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आपने ये देखा कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए टाइम को या तो स्लो करना पड़ेगा या लेंथ को क्या करना पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। यानी डिस्टेंस और टाइम की रेशियो क्या होती है, वो स्पीड के इक्वल होती है। हमने एग्जम्पशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में पढ़ा था। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरी ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर मोशन में है या तो जो मोशन में होगा उसके लिए डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो टाइम को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप टाइम को इंक्रीज या चेंज नहीं कर रहे, तो बेटा आपको डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिस्टेंस और टाइम की रेशियो क्या आनी चाहिए, दोनों ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट आनी चाहिए। इसे हम कहते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तीन कॉन्सिक्वेंस है: मास वेरिएशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डेविएशन। मास वेरिएशन मास का इंक्रीज कर जाना। अगर एम नॉट रेस्ट मास है एक ऑब्जेक्ट का जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, जो रेस्ट पोजीशन में, और एक ऑब्जर्वर जो मोशन में वो इसी ऑब्जेक्ट का मास कंक्लूड करता है, तो वो रिलेटिविस्टिक मास कहलाएगा। इनके दरमियान रिलेशन m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर बढ़ाने से मास की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है, ये मास वेरिएशन कहलाता है। सेकेंड रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो भी हमने डिस्कस किया था कि प्रॉपर लेंथ के मुकाबले में मूविंग ऑब्जर्वर के लिहाज से उसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिविस्टिक लेंथ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। अगर डिक्रीज नहीं होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर किसी रेस्ट लेंथ को मेजर करे तो वो रेस्ट लेंथ के मुकाबले में वो लेंथ छोटी हो जाती है, इसीलिए इसको हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थर्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डेलिएशन। टाइम डेलिएशन मीन्स टाइम का प्रोलॉन्ग हो जाना, टाइम का स्लो डाउन हो जाना। यानी अगर ऑब्जर्वर जो मोशन में है उसके लिए वो किसी इंसिडेंट के लिए जो टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। फर्ज करें एक इंसिडेंट रेस्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से उसका टाइम रेस्ट टाइम कहलाएगा, जिसे हम टी नॉट से जाहिर कर रहे हैं, और उसी इंसिडेंट को एक मूविंग ऑब्जर्वर नोट करेगा तो उसके लिए वो टाइम टी कहलाएगा, जिससे रिलेटिविस्टिक टाइम कहते हैं, और टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी मूविंग ऑब्जर्वर के लिए टाइम इंक्रीज कर जाता है, इसे टाइम डेलिएशन कहते हैं। बेटा कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक मास एनर्जी रिलेशन। बेटा क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटन मैकेनिक्स में बेसिकली डिफरेंस ये भी है कि मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। ये क्वांटम मैकेनिक्स में बड़ा डिस्कस किया जाता है। न्यूटन मैकेनिक्स में कहते हैं कि मास और एनर्जी दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और दे आर नॉट कन्वर्ट इनटू ईच अदर। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है, यानी मॉडर्न फिजिक्स में, मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बट अगर आपके पास रेस्ट मास होगा m नॉट, तो मास एनर्जी क्या कहलाएगी, रेस्ट मास एनर्जी कहलाएगी E नॉट इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। और अगर आपके पास मूविंग मास होगा, रिलेटिविस्टिक मास होगा, तो आपके पास टोटल एनर्जी जो होगी वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगी। टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी से हमेशा ग्रेटर होती है। वजह, टोटल एनर्जी जो होती है रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम के इक्वल होती है। बेटा इस पूरी प्रेजेंटेशन में हमने कोशिश की थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा सा डिस्कस किया जाए और इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन को आपसे डिस्कस करके, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को इंक्रीज किया जा सके। आई होप इस पूरी डिस्कशन के बाद आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। थैंक यू।